Hello everyone, welcome again to the daily news analysis session. I'm Dinesh Kumar and I will take today's means 19th February 2024 daily news analysis session. So dear students, now we come to the first important news. This is the third term crucial for country मोदी. तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अपने सारे कैडर से कि जो नेक्स्ट 100 डेज हैं ये बहुत ही क्रूशियल हैं बीजेपी की जीत के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी का टारगेट इस बार है 1400 एमपीज की सीट जीतना और दिस विल बी द थर्ड टर्म ऑफ द बीजेपी विन। फिर ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने इस कमिटमेंट को लिंक किया है टू द पावर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, स्टेटिंग दैट हिज एफर्ट विल डेडिकेट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये कहा कि जो थर्ड टर्म होगा ये देश के लोगों के लिए वो काम करेंगे इस थर्ड टर्म में और इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। अब हम थोड़ा डेवलप्ड कंट्री के बारे में अगर देखें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये टारगेट रखा है क्या कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन ग्रेट नेशन। नाउ दिस टाइम जो हमारे इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए, एट प्रेजेंट हमारी 17th लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा अभी चल रही है और अब जो 2024 में हमारे इलेक्शन होंगे, दिस इलेक्शन विल बी फॉर द 18th लोकसभा। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहला पॉइंट ये है कि जो अभी 17th लोकसभा चल रही है और दूसरा हमारे जो इलेक्शन होंगे इट विल बी फॉर द 18th लोकसभा। नाउ सेंटर टू क्लैरिफाई ऑन आधार एज बर्थ डेट ऑफ प्रूफ विद रिस्क राइडर्स। अभी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक क्लैरिफिकेशन इशू करेगी रिगार्डिंग के जो आधार कार्ड है हमारा, आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा मानना है कि जो डेट ऑफ बर्थ किसी पर्सन के आधार कार्ड में दी गई है दैट मे नॉट बी द एग्जैक्टली और द ट्रू डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पर ये कहा है कि अब ये एक एडवाइजरी जारी कर देगी और अगर कोई एजेंसी आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में दी गई डेट ऑफ बर्थ को एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्टिकुलर एजेंसी पर ही होगा और उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर किसी पर्सन के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड उस पर्सन की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ही माना जाएगा और आधार कार्ड को ऐसा नहीं माना जाएगा कि आधार कार्ड होल्डर इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मींस आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सेकंड पॉइंट ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट में दिए गए। फिर ये कहता है कि भाई अगर कोई एजेंसी आधार कार्ड में दी गई डेट ऑफ बर्थ को एज ए प्रूफ मानती है तो वो उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होगी कल अगर वो इंफॉर्मेशन गलत पाई गई। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, अ रूलिंग दैट गिव्स प्राइमरी स्कूल टीचिंग अ न्यू स्लेट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक डिसीजन दिया और इस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। अब डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये जो बीएड की डिग्री एक एप्रोप्रिएट और एक सूटेबल डिग्री नहीं है किसके लिए, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर हैं उनके लिए बीएड की डिग्री एक सूटेबल डिग्री नहीं है। रीजन बीइंग दैट के एक जो प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए एक डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग टीचर को प्रोवाइड की जानी चाहिए।
तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी टीचर जो पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर, उनके लिए सूटेबल डिग्री है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दीज आर मोर सुटेबल डिप्लोमास फॉर द टीचर हु टीचेस द प्राइमरी स्कूल लेवल। एट प्रेजेंट क्या होता है कि जो बीएड, अगर किसी पर्सन ने बीएड किया हुआ है तो वो 10th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्या है? एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का मानना है कि ये जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, मींस प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए सुटेबल नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर। तो अभी हमारे देश में जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी सप्लाई कम है, तो वो प्रॉपर सप्लाई की जानी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो हमारी प्राइमरी टीचिंग है इसमें इनोवेटिव पाथवे को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और इनोवेटिव पाथवे का मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रेजेंटली बीएड के टीचर्स हैं, जो करंटली उनको पढ़ा रहे हैं, उनको हम एक सर्टिफिकेट कोर्स के द्वारा ये एक बेसिक एलिमेंट्री टीचर की क्वालिफिकेशन या उनकी गाइडेंस उनको और प्रोवाइड कराएं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर। व्हाट इज दिस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो बेसिकली ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये होता है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनको और बेहतर प्रोफेसर या टीचर बनाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का मानना है कि ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी लेवल पर तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोअर लेवल है, मींस प्राइमरी लेवल है, उस पर ये प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर ये प्रोग्राम किए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ये स्कीम है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स इन ट्रेनिंग। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम है ये किससे संबंधित है? पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स इन ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्री एजुकेशन और द प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 21 जो सभी पर्सन को अवेलेबल है और वो हमको दो राइट देता है। पहला राइट है हमारे पास राइट टू लाइफ और दूसरा राइट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में ये कहा है कि जो राइट टू लाइफ है, यहाँ पर वर्ड राइट टू लाइफ का मतलब केवल एक एनिमल की तरह जीना नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए किसी भी पर्सन की। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम था मोहिनी जैन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया क्या कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे का ये राइट है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, ठीक है। इट मींस राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस डिसीजन के आधार पर हमारी पार्लियामेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 2002 में और इसके द्वारा आर्टिकल 21A इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये आर्टिकल 21A क्या कहता है? 21A कहता है कि अगर किसी चाइल्ड की या चिल्ड्रन की एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, जिन बच्चों की एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, उनके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। कौन सी एजुकेशन मिलेगी उनको? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। तो उनको कोई भी स्कूल, बी इट प्राइमरी, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे जो एजुकेशन है हमारा, एजुकेशन सब्जेक्ट है किसका? कॉनकरेंट लिस्ट का। कॉनकरेंट लिस्ट का।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में से जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का है। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन, ये कंकरेंट लिस्ट पे है, मतलब इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये इम्प्लीमेंट होता है बच्चों राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि राइट टू एजुकेशन किस लॉ से इंप्लीमेंट होता है। तो दिस इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से ये लागू होता है। और साथ ही हमारा आर्टिकल 51A जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। तो उसकी जो के फंडामेंटल ड्यूटी है वो सभी पेरेंट्स पर या गार्डियन पर ये ड्यूटी इम्पोज करती है कि अगर उनके घर में कोई भी ऐसा चाइल्ड है जिसकी एज 8 से 14 ईयर के बीच में है, तो पेरेंट्स के पार्ट पर या गार्डियन के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को स्कूल में भेजें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इन गाजा पीस प्रोस्पेक्ट रिमेन डिस्टेंट। तो जैसा आप जानते हैं कि गाजा पर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास, ये कई देश इसको एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, इन्होंने, हमास एक ग्रुप है, इसने इजराइल की टेरिटरी पर हमला किया, अचानक हमला किया और जिसमें अराउंड 1400 लोगों को मार दिया। ठीक है, अब तभी से फिर इजराइल ने इस पर काउंटर अटैक किए और वो काउंटर अटैक अभी तक चल रहे हैं। लेकिन कंसर्न यहाँ पर यह है कि अगर इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारती है देन इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत किया था उनके साथ। लेकिन पॉइंट ये है कि जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन के इनोसेंट या सिविल जो पीपल हैं उनकी काफी डेथ हो रही है। तो इसको रोकने के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल आए थे और उन्होंने बात की थी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से इस रिगार्डिंग। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उनकी उस बात से सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो पहले हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे, देन दे विल थिंक अबाउट द सीज फायर। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि अब यूएस जो है वो एक डिफरेंट तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा बेंजामिन नेतन्याहू पर कि वो यूएसए ये शो करेगा कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करेगा, तो जिससे इजराइल के दिमाग में थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फियर जनरेट होगा। लेकिन ये बात आगे देखी जाएगी। एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इस प्रेशर को भी झेल लेंगे या इससे कोई उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी ये जो वार है दोनों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, इट इज कंटिन्यू और इसका सीज फायर काफी दूर दिखाई दे रहा है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द एनॉर्मिटी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रोड एंड इट्स स्टेट वाइज वेरिएंस। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारे 18th लोकसभा के इलेक्शन होंगे और इसमें टोटल 97 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर होंगे। ठीक है, और 6% जो लोग हैं, अगर हम पिछले 2019 के इलेक्शन से देखें तो 2019 के इलेक्शन से और 2024 के इलेक्शन में 6% वोटर्स जो हैं हमारे देश में अभी बढ़े हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारा जो देश है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसकी अगर हम कंपैरिजन करें कि जो अकेले यूपी का इलेक्ट्रोल साइज है वो ब्राजील के इलेक्ट्रोल साइज के बराबर है। तो हमारा देश की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है और इसीलिए इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब हम इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट राइट टू वोट में देखें तो इसके लिए आर्टिकल 326 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बात करता है एडल्ट सफ्रेज की। अभी एडल्ट सफ्रेज क्या है? एडल्ट सफ्रेज कहता है कि हर व्यक्ति जिसकी एज 18 साल है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट का मतलब है कि वो वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, और
पहले हमारे देश में वोटिंग की एज जो थी वो 21 ईयर्स होती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस वोटिंग एज को कम कर दिया गया। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, कि राइट टू वोट जो है वो हमारा कौन सा राइट है, राइट टू वोट कौन सा राइट है। तो आपको आंसर देना है राइट टू वोट इज अ लीगल और स्टैट्यूटरी राइट। राइट टू वोट क्या है, लीगल या स्टैट्यूटरी राइट है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट टू वोट एक्सप्रेसली दिया गया है अंडर सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 62 राइट टू वोट की बात करता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द रिसेंट एक्टिविटीज। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, IPCC फुल फॉर्म है इसकी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये बॉडी करती क्या है? इस बॉडी का, इसमें 195 कंट्रीज के साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, और उन सब साइंटिस्ट का काम ये है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, और पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा टारगेट क्या रखा गया था कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर मींस अर्थ का टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री पर लाना, प्री इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, और ये हमारी जो IPCC है इसके कॉन्टिन्यूस एफर्ट हैं कि वो इस जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को कम करे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान टोल्ड टू पे ₹10 लाख टू लेबरर्स ओवर फ्रिवलियस केसेस। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो 10 लाख रुपए देगा एक लेबर को जिसका नाम है गोपाल बीजावत। ठीक है, तो गोपाल बीजावत जो है ये पार्ट टाइम लेबर थे, और 2001 में ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसकी जॉब को, ये पहले पार्ट टाइम थे, और 2001 में ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनकी जॉब को परमानेंट किया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया, और उसके 22 साल तक भी इनको इरेगुलर ही रखा गया, मींस इनको परमानेंट पोस्ट नहीं दी। अब हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनको परमानेंट करो। नाउ फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको परमानेंट किया जाए, और इनको 1993 से मिनिमम वेजेस दिए जाएं, साथ ही साथ इनको 10 लाख रुपीज एज ए कंपेंसेशन अमाउंट भी दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 रिलेट करता है हमारा इससे, फोर्स लेबर से और बेगार से। अब आर्टिकल 23 में टर्म यूज की गई है बेगार। बेगार का मतलब ये है कि किसी पर्सन से काम करा लेना, उसको पैसे ना देना। फोर्स लेबर का मतलब ये है कि किसी पर्सन से जबरदस्ती काम कराना। तो फोर्स लेबर नहीं करा सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23, और अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से फोर्स लेबर कराता है तो दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 374 ऑफ IPC। तो IPC का सेक्शन 374 इसको फोर्स लेबर को एज अ पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। So that's all for today, my dear students. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.